हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एएनएम का सब्जेक्ट जिसका नाम है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मीन्स ये रहेगा कि इस प्रकार से यानी किस प्रकार से हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, हेल्थ में बढ़ावा कर सकते हैं, हेल्थ को विकसित कर सकते हैं, किस हिसाब से अपनी हेल्थ को क्या कर से विकसित कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट में? हेल्थ प्रमोशन में। हेल्थ प्रमोशन पढ़ने से पहले एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं हेल्थ का। हेल्थ हेल्थ क्या होती है? तो इज ए हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल सोशल एंड स्पिरिचुअल well-being and not merely the absence of disease। यानी हेल्थ को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन का मेंटल रूप से मतलब मानसिक रूप से, उसके बाद में किसी भी पर्सन का सोशल रूप से सामाजिक रूप से, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रूप से क्या होना चाहिए, वो पर्सन वेलबींग होना चाहिए मतलब एकदम स्वस्थ होना चाहिए। इनके साथ में क्या होगा, अगर किसी पर्सन में डिजीज प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है, डिजीज प्रेजेंट नहीं है प्लस क्या होना चाहिए, इन चारों का वेलबींग होना चाहिए। कौन कौन सा? मेंटली रूप से, फिजिकल रूप से, सोशल रूप से और स्पिरिचुअल रूप से। कोई भी पर्सन जब वेलबींग होगा तभी अपन उसको क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, अपन हेल्थ बोलेंगे यानी हेल्दी बोलेंगे। अब इसके अपोजिट अगर अपन बात करते हैं इलनेस की, इलनेस क्या होती है? नेक्स्ट अपन बात करें इलनेस डेविएशन इन द हेल्थ, यानी हेल्थ में किसी भी प्रकार का डेविएशन आ जाना तो उसको आप क्या बोलते हो? इलनेस बोलते हो। मतलब किसी भी पर्सन का बीमार हो जाना तो उसको क्या बोल दिया आपने? इलनेस बोल दिया। मतलब क्या? ऑर्गन फंक्शनिंग डिक्रीज मतलब किसी भी बॉडी के किसी भी फंक्शन, किसी भी ऑर्गन ने अपने फंक्शन करना कम कर दिए। किसके अंदर? इलनेस के अंदर। हेल्थ और इलनेस में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट अपने टॉपिक का नाम है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखो, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पोषण प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले वो रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को पोषण देने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हो आप? न्यूट्रिएंट्स बोलते हो। तो मेनली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमारी बॉडी को पोषण मिलता है? तो वन बाय वन अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहला है प्रोटीन होता है, उसके बाद में फैट होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन, उसके बाद में मिनरल्स और वाटर। यानी इन सब से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। फैट को लिपिड भी बोला जाता है। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है? पोषण मिल रहा है। कौन कौन से हो गए? तो प्रोटीन हो गया, फैट या फिर लिपिड्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए और वाटर्स हो गया। ये कुछ ऐसे
जो अपने को अपनी बॉडी के अंदर अपने को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। अब अगर अगर बात करें अपन कि इन न्यूट्रिशन की या तो ओवरडोज हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन है वो ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, तो इस कंडीशन को अपन क्या नाम देंगे? तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब यह होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, किसी भी न्यूट्रिएंट्स, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कम हो जाना, कम हो जाना या फिर अधिक हो जाना, अधिक हो जाना, तो उसको आप क्या नाम देते हो? माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण। माल न्यूट्रिशन या फिर अपन हिंदी में बोलते हैं इसको कुपोषण। यानी कोई भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में या तो कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया, तो इस कंडीशन को क्या नाम दोगे आप? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन ये एक स्पेसिफिक टर्म्स है, इसका मतलब ये रहेगा कि देखो ओवर, ओवर मतलब ज्यादा, मतलब क्या? अपनी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स वो अगर उसकी अमाउंट ज्यादा हो रही है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको क्या नाम देते हो? ओवर न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन को ही बोला जाता है ओबेसिटी। यानी ओबेसिटी जो कॉज रहेगी, ओबेसिटी का कारण क्या रहेगा? ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन मतलब अगर पर्सन ज्यादा इनगल्प कर रहा है, ज्यादा चीजों का सेवन कर रहा है, ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसमें क्या कॉज आ जाएगा? ओवर न्यूट्रिशन है वो कॉज हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें अंडर न्यूट्रिशन, नेक्स्ट अपन डिस्कशन करें अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये रहेगा किसी भी न्यूट्रिएंट्स का, किसी भी न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कम हो जाना, कम हो जाना। यानी कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे शरीर में क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसको क्या नाम दोगे आप? अंडर न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट वन पढ़ा अपन ने माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में क्या होगा कि या तो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में अपन ने बात की ओवर न्यूट्रिशन की। तो ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है? किसी भी न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर उसकी अमाउंट क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। उसके बाद में हमने बात की किसकी? अंडर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या रहेगा कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। मतलब जितना अपनी बॉडी को आरडी था, रिकमेंडेड था, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना नहीं मिला, उससे कम अमाउंट में, उससे कम रह गया, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया? अंडर न्यूट्रिशन। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में अपन बात करें कि स्वास्थ्य पर माल न्यूट्रिशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वास्थ्य पर माल न्यूट्रिशन से पड़ने वाले प्रभाव, तो क्या क्या इफेक्ट है वो पड़ सकते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर। तो क्या हो सकता है? पर्सन के अंदर क्या है? न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी है तो मैं कह सकता हूं कि क्या हो सकता है? जो इम्यूनिटी पावर वो क्या हो गया? प्रतिरक्षा तंत्र है उसका वो कैसा हो गया? कमजोर हो गया। डिक्रीज इम्यूनिटी, उन पर्सन की इम्यूनिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई। इम्यूनिटी क्या होती है? रेसिस्टेंस पावर ऑफ डिजीज। हमारी बॉडी का एक रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध करने की क्षमता होती है किसी भी डिजीज की, उसको क्या बोलते हो आप? इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो अगर फॉरेन पार्टिकल पहले इंटर होता है तो हमारी बॉडी उसको फाइट करने का काम करती है, उससे लड़ने का काम करती है।
अगर हमारी बॉडी फेल हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि हमें किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले क्या किया, अपनी बॉडी ने खुद रेस्पॉन्स देने की कोशिश की, उससे लड़ने की कोशिश की, तो इसको क्या नाम दे दिया आपने, इम्यूनिटी। तो इसे अगर मालन्यूट्रिशन वाली कंडीशन तो अपनी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अगर इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इंक्रीजेस। यानी कोई भी अवसरवादी इन्फेक्शन है, कोई अवसरवादी, अपॉर्चुनिटी से मतलब होता है अवसरवादी, अवसरवादी संक्रमण है वो हमारी बॉडी में हो सकता है, किसकी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। और माल न्यूट्रिशन मेनली हुआ क्या था, इम्यूनिटी पावर क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। उस इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। मतलब जिस भी बैक्टीरिया वायरस को अवसर मिला अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अपनी बॉडी में प्रेजेंट हो जाएगा और अपने को क्या कॉज कर देगा, कोई भी डिजीज कंडीशन वो अपने हमारे सामने कॉज कर देगा। इसको आप क्या नाम देते हो, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन। और क्या देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेथ रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डेथ रेट इंक्रीज। मतलब अगर अपना इम्यूनिटी पावर भी कम हो रहा है, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है वो भी अपने बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अपनी जो डेथ रेट है, मतलब किसी भी डिजीज से डेथ होने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अधिक मृत्यु दर, अधिक मृत्यु दर किससे, मालन्यूट्रिशन की वजह से। और क्या देखने को मिल सकता है अपने को, तो और रहेगा कि अपनी जो भी मेंटली डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, मेंटली डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मानसिक रूप से हमारा विकास कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें फिजिकल डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मानसिक रूप से हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और फिजिकल रूप से यानी शारीरिक रूप से भी क्या हो जाएगा, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ये सब कंडीशन अपने को देखने को मिल रही है। कौन सी कंडीशन में, स्वास्थ्य पर माल न्यूट्रिशन से पड़ने वाले प्रभाव। मतलब अगर हम माल न्यूट्रिशन सफर कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या कॉज हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस है हमें हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा तंत्र वो कमजोर हो सकता है हमारा। दूसरा हमने बात की अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, मतलब अवसरवादी इन्फेक्शन, हमारा इम्यूनिटी पावर क्या हो गया, कमजोर हो गया, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र वो कमजोर हो गया, तो क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया वायरस इजीली हमारी बॉडी में क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। थर्ड अपने बात की कि डेथ रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इम्यूनिटी पावर है वो भी कम है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, डेथ रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अपने बात की मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी पर्सन का मानसिक रूप से विकास है वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक रूप से भी हमारा जो विकास है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये अपन ने बात की कि कुछ स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन पढ़ा अपन ने, तो इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन को बोलते हैं संक्रमण। इन्फेक्शन की बात करें तो अपन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीवाणु। किसी भी सूक्ष्म जीवाणु का हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाना और
और वहां पर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कर देना? स्टार्ट कर देना। इसको आप क्या बोलते हो? इन्फेक्शन या फिर संक्रमण। स्टार्ट कर देना, इसको इन्फेक्शन या फिर संक्रमण बोला जाता है। मतलब अब देखो, इसमें इन्फेक्शन में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु। तो सूक्ष्म जीवाणु कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई मतलब कवक, प्रोटोजोआ, और लास्ट अपन बात करें पैरासाइट। यानी ये सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारी बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इंट्रोड्यूस होने के बाद में इन्होंने क्या किया? अपनी बॉडी के अंदर अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ाई। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट जो भी हमारे बॉडी में इंटर हुआ था, इंटर होने के बाद में इसने क्या किया? अपनी सेना बढ़ा ली। कहां पे? अपनी बॉडी के अंदर। तो इसको क्या नाम दे दिया आपने? इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, क्या क्या फंक्शंस है हमारी बॉडी में, और हमें कितनी जरूरत होती है इनकी। तो फर्स्ट वन अगर अपन बात करें, फर्स्ट वन अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट वन अगर अपन बात करें कि प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होने वाला पोषक तत्व है, होने वाला न्यूट्रिएंट्स है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है तो वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से हमें मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अगर एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को तो वो कौन से न्यूट्रिएंट से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो पोषक तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा एनर्जी है वो हमें प्रोवाइड होती है। अब अगर अपन बात करें कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं? तो देखो, अपन ने अभी बात की कि एनर्जी प्रोवाइडिंग मतलब ये हमें एनर्जी या ऊर्जा देने का कार्य करता है। उसके बाद में ये वसा और प्रोटीन के उपयोग में सहायता करता है। फैट एंड प्रोटीन के उपयोग में सहायता करना। और क्या करता है? ये ऊष्मा उत्पादन मतलब मैं कह सकता हूं ईंधन के सोर्स के रूप में ऊष्मा उत्पादन में हमारी हेल्प करता है। और क्या करता है? विभिन्न प्रकार की जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को
बनाने में हेल्प करता है। तो बच्चों अगर अपन पढ़ें कि फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट फंक्शन क्या होते हैं, तो एक तो एनर्जी प्रोवाइडिंग में सबसे ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट वो क्या करता है, फैट और प्रोटीन के उपयोग में हमारी सहायता करता है। हमारी बॉडी की फैट और प्रोटीन जो भी नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे अभी। प्रोटीन और फैट के बारे में, उनके यूटिलाइजेशन में, उनके उपयोग में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट अपने बात की उसमें उत्पादन, मतलब ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर एक फ्यूल की तरह एक हीट जनरेट करने का काम करेगा। क्या करेगा, हीट जनरेशन, हीट जनरेशन का काम करेगा, उष्मा उत्पादन का काम करेगा। कौन, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को बनाने में, यानी वेरियस टाइप की जो भी फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो किसकी वजह से, भाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से। अगर अपने को व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो किसकी जरूरत होगी, ग्लूकोज की जरूरत होगी। बॉडी को काम करने किसकी जरूरत होती है, ग्लूकोज की, यानी एनर्जी की जरूरत हो। एनर्जी कहां से मिलती है, सबसे ज्यादा हमें ग्लूकोज से मिलती है। तो वेरियस टाइप की क्या हो गई, जो भी एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सोर्स क्या है, सोर्सेज मतलब कहां कहां हमें कार्बोहाइड्रेट है वो मिलता है। अगर बात करें अपन अनाज की, तो अनाज में जो हो गया, जो गेहूं, बाजरा, जो हो गया गेहूं, बाजरा, जवार, मक्का, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, ज्यादा मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो देखने को मिलता है। अगर शर्करा की बात करें, हम शुगर की बात करें, शर्कराएं में कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो है सफेद चीनी और गुड़, सफेद चीनी, गुड़ और शहद, हनी, शहद। इन सब में जो शर्कराएं बात करें, सफेद चीनी हो गई जो अपन चाय में काम लेते हैं वो चीनी, गुड़ हो गया उसके अंदर, और शहद इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो क्या है, शर्कराएं हैं। अनाज में अपनी बात की जो गेहूं, बाजरा, जवार, मक्का, शर्कराओं में सफेद चीनी हो गए, गुड़ हो गए और शहद हो गया। उसके बाद में मूल वनस्पति की बात करें अपन, मूल वनस्पति, मूल वनस्पति का मतलब ये रहेगा कि जो पौधों की जड़ों के अंदर, यानी मूल वनस्पति मतलब ये रूट के अंदर पाया जा रहा है, रूट मतलब जड़ों के अंदर जो पाया जा रहा है। तो कौन से, आलू और रतालू, आलू और रतालू, इनमें भी क्या देखने को मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट है वो देखने को मिलता है। अगर फल की बात करें, फ्रूट्स की, फल या फिर बात करें अपन फ्रूट्स की, फल या फ्रूट्स में जैसे एक तो बनाना और एप्पल, बनाना और एप्पल, इनमें भी हमें देखने को मिलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। तो सोर्सेस में हमने स्रोत यानी कौन सी जगह ये पाया जाता है, कहां हमें मिलता है। तो पहले अपन देखा अनाज, सीरियल्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सीरियल्स, सीरियल्स की बात करें अपन तो अनाज में क्या, जो हो गया गेहूं, बाजरा, जवार, मक्का, इनमें मिलेगा हमें कार्बोहाइड्रेट। दूसरा शर्करा की बात करें अपन, सफेद चीनी हो गई, गुड़ हो गया, शहद हो गया, इसमें देखने को मिलेगा मूल वनस्पति, आलू, रतालू और एक शकरकंद, स्वीट पोटैटो, इनमें भी अपने को देखने को मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट फल की बात करें अपन तो बनाना और एप्पल, सेब और केला है उसमें भी हमें देखने को मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब अपन बात करते हैं आरडीए, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरडीए। आरडीए की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड आरडीए से रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट।
आरडीए की फुल फॉर्म रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस होती है, लेकिन अपन यहाँ बात करें रिक्वायरमेंट की, मतलब अपने को कितनी क्वांटिटी के अंदर, कितनी मात्रा के अंदर है अपने को ये चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो अगर अपन बात करें कि जो शिशु है, शिशु छोटे बच्चे हैं 6 मंथ से 6 माह से कम, अगर छोटे बच्चे हैं जो 6 माह से कम हो तो उनको कितनी 60 से 80 ग्राम, 60 से 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। अगर अपन बात करें जो शिशु 7 से 12 माह तक है, शिशु एज कितनी है 7 to 12 मंथ, अगर 7 से 12 मंथ तक जिसकी शिशु की एज है तो उसके लिए कितना चाहिए अपने को, तो 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम शिशु। अब देखो इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हो, जिसकी एज 1 साल से कम है, लेकिन उसमें अपन बात करें शिशु जो कौन से, जिसकी एज 6 महीने से कम है, तो उसको कितनी 60 से 80 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट बात करें अपन ऐसा शिशु जिसकी एज 7 माह से 1 साल तक है, 12 मंथ तक है, तो उसके लिए कितना चाहिए 100 से 150 ग्राम। उसके बाद अपन बात करें जिसकी एज कितनी है 1 वर्ष से 3 वर्ष, 1 साल से 3 साल तक है, उनके लिए कितना चाहिए अपने को 160 से 200 ग्राम, 160 से 200 ग्राम। अब अगर अपन बात करें कि जिसकी एज कितनी है 4 वर्ष से 6 वर्ष तक है, तो उसके लिए अपने कितना चाहिए 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम। नेक्स्ट अपन बात करें कि बच्चे जिनकी एज कितनी है 12 इयर्स, बच्चे हैं जिनकी एज कितनी है 12 इयर्स, तो इनको कितना चाहिए 400 ग्राम, 400 ग्राम चाहिए अपने को। उसके बाद में एडल्ट की बात करें अपन, एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के लिए कितना 450 से 500 ग्राम, 450 से 500 ग्राम, 450 से 500 ग्राम। उसके बाद में मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो मेल के अंदर अपने को चाहिए वो है कि 300 से 700 ग्राम, 300 से 700 ग्राम। और फीमेल के अंदर जो हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो वो है 250 से 550 ग्राम। तो अपन पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये रहता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर कितनी मात्रा में अपने को चाहिए ये। तो अगर अपन बात करें शिशु जिसकी उम्र कितनी है 6 माह से कम है, तो उसके लिए कितना 60 से 80 ग्राम, ये पर डे एक दिन के अंदर इतना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि शिशु जिसकी उम्र कितनी है 7 से 12 मंथ है, 1 साल तक का कोई है, तो उसमें 100 से 150 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि 1 वर्ष से 3 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए कितना चाहिए, तो वो है 160 से 200 ग्राम, 150 से 200 भी बोल सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट अपन बात करें कि बच्चा जो जिसकी उम्र कितनी है 4 से 6 वर्ष है, तो उसको 200 से 250 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो पर डे रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। उसके बाद बच्चे जिनकी एज कितनी है 12 ईयर्स, यानी इस एज समूह का है, इस एज ग्रुप का कोई पर्सन है, एज ग्रुप वाला पर्सन, तो उसको कितनी चाहिए 400 ग्राम चाहिए। एडल्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं वयस्क, उसको कितना चाहिए, तो 450 से 500 ग्राम चाहिए अपने को। अगर कोई पूछे कि मेल यानी जो पुरुष होते हैं उनके लिए कितना चाहिए, तो 300 से 700 ग्राम, और फीमेल के लिए तो 250 से 550 ग्राम। ये रिक्वायरमेंट थी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, इलनेस क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट के जो फंक्शंस है वो क्या है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब चीजों के बारे में अपने डिस्कशन किया। अब अपना नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है, नेक्स्ट अपना न्यूट्रिएंट्स है, अभी रिसेंट जस्ट 2-5 मिनट के बाद में अपन उसको ऑनलाइन करने वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, बढ़ते रहिए और हमारे साथ में स्टडी करते रहिए। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।